करते हैं। 18वीं शताब्दी तक भारत में राष्ट्रीय और राजनीतिक कारकों ने लोगों को अपनी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने और हासिल करने हेतु प्रेरित किया था। ये राष्ट्रवादी चेतना ब्रिटिश हुकूमत को अंदर ही अंदर विचलित कर रही थी। बंगाल इस राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने केंद्र पर ही जोरदार प्रहार किया। ये प्रहार बंगाल विभाजन के रूप में किया गया था। वर्ष 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। प्रशासनिक दक्षता के नाम पर किया गया ये विभाजन बंगाल की एकता को तोड़ने के लिए किया गया था। हालांकि कर्जन का ये दांव ब्रिटिश हुकूमत पर ही उल्टा पड़ गया। इस विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन ने पूरे देश में क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी। इस ऑडियो आर्टिकल में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले समझते हैं स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, कार्य नहीं कर रही थी, जिससे धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत के भारतीय समर्थकों को भी उनकी मंशा स्पष्ट होने लगी थी। साथ ही 1890 के दशक की आर्थिक दुर्दशा ने औपनिवेशिक शासन के शोषक स्वरूप को उजागर करने का कार्य किया। धीरे धीरे लोगों में इस भावना ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया कि अगर स्वतंत्रता हासिल करनी है तो औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में आम जनता को शामिल करना होगा। 18वीं सदी तक भारत में आधुनिक शिक्षा मध्यवर्गीय लोगों तक पहुंचने लगी थी, जिससे मध्यम वर्गीय युवा वर्ग ब्रिटिश नीतियों के प्रति जागरूक होने लगा था। चूंकि बंगाल तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत का केंद्र था, इसलिए शिक्षा और आधुनिकता का प्रसार भी वहां अधिक था। गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रवादी आयरलैंड, जापान, मिस्र, तुर्की, फारस और चीन में हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रेरित थे, जिन्होंने यूरोपीय अज्ञेयता के मिथकों को ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी और परिणामी गरीबी ने कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के बीच असंतोष की भावना को और अधिक बढ़ा दिया था। लॉर्ड कर्जन की रूढ़िवादी नीतियों, प्रशासनिक उपायों जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम और मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के कारण जनता में शुरू हुई राष्ट्रवादी चिंगारी एक क्रांतिकारी आग बन गई थी। स्वदेशी आंदोलन गांधी युग से पूर्व के सबसे सफल आंदोलनों में से एक था, जो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। आइए अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बंगाल विभाजन के बाद अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों तथा लिवरपूल के नमक जैसे सामानों के बहिष्कार का संदेश प्रचारित किया गया। विभाजन के कारण बंगाल में विभाजन विरोधी सभाओं का आयोजन किया गया, जिसके तहत सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं की होली जलाई गई। इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन ने देश में खादी के उपयोग को उल्लेखनीय बढ़ावा दिया। हिताबादी, संजीवनी और बंगाली जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया गया। गौरतलब है कि विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध प्रदर्शित किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का नारा हर राष्ट्रवादी की जबान पर था। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार बांग्ला की भी रचना की गई, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रसार देखा गया। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे और बॉम्बे में, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आइए अब जानते हैं कि तत्कालीन प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन की निंदा करने और विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने हेतु संकल्प लिया गया। बनारस में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस अधिवेशन में स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इस अधिवेशन में नरमपंथ और चरमपंथ के नेताओं में विवाद उत्पन्न हो गया था। कट्टरपंथी राष्ट्रवादी चाहते थे कि आंदोलन का प्रसार बंगाल के बाहर भी हो तथा इसे विदेशी सामानों के बहिष्कार से आगे भी बढ़ाया जाए। वहीं कांग्रेस में हावी नरमपंथी इस आंदोलन को बंगाल से बाहर प्रसारित करने के पक्ष में नहीं थे।
गौरतलब है कि वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1905 से 1908 तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन गरम दल का प्रमुख प्रभाव रहा। इसे जुनूनी राष्ट्रवादियों के युग के रूप में भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इस कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्हें आमतौर पर लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। चरमपंथी नेताओं द्वारा बहिष्कार के अलावा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, सरकारी सेवाओं, अदालतों, विधान परिषदों, नगर पालिकाओं, सरकारी उपाधियों आदि के बहिष्कार का आह्वान किया गया। आइए अब जानते हैं ये थी कि आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1905 से 1908 के दौरान विदेशी आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई। साथ ही आंदोलन के परिणाम स्वरूप युवाओं में चरम राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जो हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश प्रभुत्व को तुरंत समाप्त करना चाहता था। इसके अलावा इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भी भारतीय जनता के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई और वर्ष 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में ब्रिटिश शासन को भारतीयों को कुछ रियायतें देने हेतु मजबूर होना पड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन सुधारों की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी संस्थानों की स्थापना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन से प्रेरित होकर बंगाल नेशनल कॉलेज और देश के विभिन्न हिस्सों में कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। गौरतलब है कि अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। साथ ही तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। आंदोलन के फलस्वरूप स्वदेशी उद्योगों में वृद्धि हुई। देश में स्वदेशी कपड़ा मिलों, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियों, चर्मशोधन कारखानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, दुकानों आदि की स्थापना हुई। साथ ही इस आंदोलन ने भारतीय कुटीर उद्योग को भी पुनर्जीवित किया। वहीं आंदोलन में जन भागीदारी की बात करें तो स्कूल और कॉलेज के छात्रों की आंदोलन में सबसे अधिक सक्रिय भागीदारी थी। हालांकि पुलिस द्वारा छात्रों के प्रति दमनकारी रवैया अपनाया गया। दोषी पाए गए छात्रों पर जुर्माना लगाया गया, उन्हें निष्कासित कर दिया गया, पीटा गया, गिरफ्तार किया गया तथा सरकारी नौकरियों और छात्रवृत्ति हेतु अयोग्य घोषित किया गया। इसके अलावा घरेलू महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा मुस्लिम वर्ग के रुख की बात करें तो कुछ मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया। हालांकि अधिकांश उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमान आंदोलन से दूर ही रहे। दरअसल मुसलमानों द्वारा विभाजन का समर्थन इस विश्वास पर किया गया कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप उन्हें मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस आंदोलन द्वारा स्वदेशी आंदोलन के एक चरण को लगभग समाप्त कर दिया गया था। नेताओं और संगठन की अनुपस्थिति की वजह से ये आंदोलन एक प्रभावी संगठन बनाने में विफल रहा। सरकार द्वारा अधिकांश नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या निर्वासित कर दिया गया, जिससे आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। प्रभावी नेताओं की अनुपस्थिति के कारण आंदोलन में उच्च जनभागीदारी को बनाए रखना एक कठिन कार्य था। इसके अलावा इस आंदोलन का विस्तार सीमित था। आंदोलन किसानों तक पहुंचने में विफल रहा तथा यह केवल उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु रद्द कर दिया गया था। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया तथा असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। निष्कर्ष: हालांकि इस आंदोलन का समापन किसी ठोस परिणाम के साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने देश को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। साथ ही इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय लोगों में स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी संस्कृति के प्रति गौरव की भावना विकसित हुई। कर्जन द्वारा किए गए बंगाल का विभाजन और उसके बाद की घटनाओं ने भारतीयों के बीच क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक विभाजनों से परे एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद की। विभाजन के आसपास की घटनाओं ने भारतीयों की राजनीतिक भावना को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने अंततः पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मंच तैयार किया। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं